दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये दिल्ली सल्तनत के वंशों के बारे में एक वीडियो है। हमने इसके पहले कब से कब तक वंश चला, उसके पहले शासक कौन थे, पहले शासक और अंतिम शासक के बारे में जितने भी उसमें शासक रहे हैं, कैसे-कैसे क्या हुआ है, हमने इसके ऊपर एक पहले ही वीडियो बना दी है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसको देखिए। फिर इसको देखिए, आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो ये वीडियो दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश हैं, पाँचों वंश, उसके बारे में। दिल्ली सल्तनत के पहले शासक जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस वंश के पहले शासक बने थे, और अंतिम शासक थे लोदी वंश के शासक महमूद लोदी। उन सब के बारे में हमने पिछली वीडियो में बता दिया गया है। अब ये वीडियो केवल वंशों के बारे में है, जो कि 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया 1526 तक। तो ये वंश में हमारा पहला वंश है मामलुक वंश, यानी कि इसे गुलाम वंश भी कह सकते हैं हम, जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। इसके पहले इस वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, और ऐबक मूल रूप से एक तुर्क था। इनके गुलाम होने के कारण इनके वंश का नाम गुलाम पड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान 4 साल तक रहा। इनकी मृत्यु के बाद 1210 में आराम शाह ने सत्ता को संभाला, और इनकी भी हत्या 1211 में इल्तुतमिश ने करवा दी। इल्तुतमिश की सत्ता अस्थायी थी, और बहुत से अमीरों ने उसकी सत्ता का विरोध किया। कुछ कुतुब अमीरों ने साथ भी दिया। इल्तुतमिश ने मुस्लिम शासकों से युद्ध करके मुल्तान और बंगाल पर कब्जा किया, जबकि रणथंभौर और शिवालिक की पहाड़ियाँ वहाँ के हिंदू शासकों से प्राप्त की। इल्तुतमिश ने 1536 तक शासन किया, और इनकी मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत में बहुत से कमज़ोर शासकों ने शासन किया, जिसमें इनकी पुत्री रज़िया सुल्तान भी शामिल थी। यह क्रम गयासुद्दीन बलबन, जिसने 1266 से 1287 तक सत्ता संभाली, के सत्ता संभालने तक जारी रहा। बलबन के बाद बेकुबाद ने सत्ता संभाली। उसने जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को अपना सेनापति बनाया। खिलजी ने बेकुबाद की हत्या कर सत्ता संभाली, जिससे गुलाम वंश का अंत हो गया। गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार और कुतुब-ए-इस्लाम यानी कि इस्लाम की शक्ति नामक मस्जिद का निर्माण शुरू कराया, जो आज यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत स्थल है। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा पूर्ण कराया गया। गुलाम वंश के दौरान बहुत से अफगान और फारस अमीरों को भारत में शरण मिली। फिर उसके बाद आता दूसरा वंश, खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1310 ईस्वी तक चला। इस वंश का पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी था। उसने 1290 में गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स को हराकर सत्ता प्राप्त की। जलालुद्दीन मूल रूप से अफगानी तुर्क था। इसने 6 वर्षों तक शासन किया। इनकी मृत्यु भी इनके भतीजे और दामाद यूना खान ने करा दी। यूना खान ही बाद में अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य अभियान का आरंभ कराया जहांगीर के सूबेदार के रूप में, कि जहाँ से उसने मालवा 1292 और देवगिरी 1294 पर छापा मारा और भारी लूटपाट की। अपनी सत्ता पाने के बाद उसने अपने सैन्य अभियान दक्षिण भारत में भी चलाए। उसने गुजरात, मालवा, रणथंभौर और चित्तौड़ को अपने राज्य में शामिल कर लिया। उसके इस जीत का जश्न थोड़े समय तक रहा, क्योंकि मंगोलों ने उत्तर पश्चिम सीमा से लूटमार का सिलसिला शुरू कर दिया। मंगोलों ने लूटमार के पश्चात वापस लौट गए और छापे मारने भी बंद कर दिए। मंगोलों के वापस लौटने के पश्चात अलाउद्दीन ने अपने सेनापति मलिक काफूर और खुसरो खान की मदद से दक्षिण भारत की ओर साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया और भारी मात्रा में लूट का सामान एकत्र किया। उसके सेनापति ने लूट के सामान एकत्र किए और उस पर घनिया युद्ध की लूट पर कर, जिससे खिलजी साम्राज्य को मजबूती मिली। इन लूटों में उसने वारंगल की लूट में अब तक के मानव इतिहास का सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर भी मिला। अलाउद्दीन ने कर प्रणाली में बदलाव किए। उसने अनाज और कृषि उत्पादों पर कृषि कर 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया। स्थानीय अधिकारी द्वारा एकत्र करों पर दलाली को खत्म किया। उसने अधिकारियों को कवियों और विद्वानों के वेतन भी काटने शुरू कर दिए। उसकी इस कर नीति ने खजाने को भर दिया, जिसका उपयोग उसने अपनी सेना को मजबूत करने में किया। उसने सभी कृषि उत्पादों को माल की कीमतों के निर्धारण के लिए योजना भी पेश की। कौन सा माल बेचना, कौन सा नहीं, उस पर भी उसका नियंत्रण था। उसके सहाना-ए-मंडी नाम से कई मंडियाँ भी बनवाई। मुस्लिम व्यापारियों को इस मंडी का विशेष परमिट दिया जाता था, और उनका इन मंडियों पर एकाधिकार भी था। जो इन मंडियों में तनाव फैलाते थे, उन्हें मांस काटने जैसी कड़ी सज़ा मिलती थी। फसलों पर लिया जाने वाला कर सीधे राजकोष में जाता था। इसके कारण अकाल के समय उसके सैनिकों की रसद में कटौती नहीं होती थी। अलाउद्दीन ने अपने जीते हुए साम्राज्य के लोगों पर क्रूरता करने के लिए भी मशहूर है। इतिहासकारों ने उसे तानाशाह तक कहा। अलाउद्दीन को यदि उसके खिलाफ किए जाने वाले षड्यंत्र का पता लग जाता था, तो वह उस व्यक्ति को पूरे परिवार सहित मार डालता था। 1298 में उसके डर के कारण दिल्ली के आसपास एक दिन में 15,000 से 30,000 लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। खुसरो शाह का शासन कुछ महीनों में समाप्त हो गया, जब गाजी मलिक, जो कि बाद में गयासुद्दीन तुगलक कहलाया, ने उसकी 1320 ईस्वी में हत्या कर गद्दी पर बैठा। इस तरह खिलजी वंश का अंत, तुगलक वंश का आरंभ हुआ। इसके बाद आता है हमारा तीसरा वंश,
तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश, जो कि 1320 से 1414 तक चला। तुगलक वंश ने दिल्ली पर 1320 से 1414 तक शासन किया, यानी कि राज किया। तुगलक वंश का पहला शासक गाजी मलिक, जिसने अपने को गयासुद्दीन तुगलक के रूप में पेश किया, वह मूल रूप से तुर्क भारतीय था, जिसके पिता तुर्क और माँ हिंदू थी। गयासुद्दीन तुगलक ने 5 वर्षों तक शासन किया और दिल्ली के समीप एक नया नगर तुगलकाबाद बनाया। कुछ इतिहासकारों ने, जैसे विंसेंट स्मिथ के अनुसार, वह अपने पुत्र जूना खान द्वारा मारा गया, जिसने 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी प्राप्त की। जूना खान ने स्वयं को मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से पेश किया और 26 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। उसके शासन के दौरान दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्र रहा, जिसमें लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप शामिल था। मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्वान था और उसे कुरान के कविताओं और अन्य क्षेत्रों की व्यापक जानकारियाँ थीं। कुरान की संपूर्ण जानकारियाँ थीं। उदाहरण के लिए, उसने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्कों को ढलवाने का आदेश दिया। यह निर्णय असफल साबित हुआ, क्योंकि लोगों ने अपने घरों में जाली सिक्कों को ढालना शुरू कर दिया और उससे अपना जजिया कर चुकाने लगे। एक अन्य निर्णय के तहत उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी, इसका नाम बदलकर उसने दौलताबाद कर दिया तथा दिल्ली के लोगों को दौलताबाद स्थानांतरित होने के लिए जबरन दबाव डाला, और जो स्थानांतरित हुए उनकी मार्ग में ही मृत्यु हो गई। राजधानी स्थानांतरित करने का निर्णय गलत साबित हुआ, क्योंकि दौलताबाद एक शुष्क स्थान था, जिसके कारण वहाँ पर जनसंख्या के अनुसार पीने का पानी बहुत कम उपलब्ध था। राजधानी को फिर से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। फिर भी मोहम्मद बिन तुगलक के इस आदेश के कारण बड़ी संख्या में आए दिल्ली के मुसलमान व हिंदू, कई जातियों के लोग थे, वापस नहीं लौटे, क्योंकि वहाँ पर पहुँचने में बहुत खत्म हो चुकी थी जनसंख्या, फिर लौट में खत्म हो चुकी थी। इसलिए उसने एक सुनियोजित ढंग से दिल्ली की ओर कूच किया। उसने कूच के दौरान 1 लाख से 2 लाख के बीच हिंदू मारे गए। उसमें तैमूर का भारत पर शासन करने का उद्देश्य नहीं था। उसने दिल्ली को जमकर लूटा और पूरे शहर को में आग के हवाले कर दिया। 5 दिनों तक उसकी सेना ने भयंकर नरसंहार किया। इस दौरान उसने भारी मात्रा में संपत्ति, गुलाम और औरतों को एकत्र किया और समरकंद वापस लौट गया। पूरे दिल्ली सल्तनत में अराजकता और महामारी फैल गई। सुल्तान महमूद तुगलक तैमूर के आक्रमण के समय गुजरात भाग गया। आक्रमण के बाद वह फिर से वापस आया, तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ और कई गुटों के हाथों की कठपुतली बन रहा। इसके बाद आता हमारा चौथा वंश है, जो कि 1414 से 1491 ईस्वी तक चला। शासनकाल है ये इसका 1414 से 1491 तक, 36 वर्ष का समय है। सैयद वंश एक तुर्क राजवंश था, जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1414 से 1415 से 1451 तक शासन किया। तमूरुद पर आक्रमण और लूट ने दिल्ली सल्तनत को बदमाशों में छोड़ दिया था, और सैयद वंश के शासन के बारे में बहुत कम जानकारी है। एनी मरी सिमेल राजवंश के पहले शासक को खजर खान के रूप में नोट करता है, जिन्होंने तैमूर का प्रतिनिधित्व करने का दावा करके शक्ति ग्रहण की थी। दिल्ली के पास के लोगों ने भी उनके अधिकार पर सवाल उठाए। इसके बाद आता है हमारा आखिरी और 5वां लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का, जिसका काल वंश है 1451 से 1426। इसके बाद हमारा मुगल वंश आता है, जो कि दिल्ली सल्तनत से अलग है। इस शासनकाल का समय है हमारा 1451 से 1426 तक, जो कि हमारा 76 वर्ष का काल अवधि है। लोधी वंश अफगान लोधी जनजाति का था। बहलोल खान लोधी वंश को शुरू किया। बहलोल खान लोधी ने लोधी वंश को शुरू किया था, जो कि इसके पहले शासक थे लोधी वंश के, और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला मस्तून था। बहलोल लोधी ने अपना शासन शुरू किया कि दिल्ली सल्तनत के प्रभाव का विस्तार करने के लिए मुस्लिम जौनपुर सल्तनत पर हमला करके, और एक संधि द्वारा आंशिक रूप से असफल हुए। इसके बाद दिल्ली से वाराणसी फिर क्षेत्र वापस दिल्ली सल्तनत में प्रभाव में था, जो कि फिर बंगाल प्रांत की सीमा पर था। बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उनके बेटे निज़ाम खान ने सत्ता संभाली, खुद को सिकंदर लोधी के रूप में पुनः नामित किया, और 1498 से 1517 तक शासन किया। राजवंश के बेहतर ज्ञात शासकों में से एक सिकंदर लोधी ने अपने भाई बारबक शाह को जौनपुर से निष्कासित कर दिया। निष्कासित करने के बाद अपने बेटे जलाल खान को शासक के रूप में स्थापित किया। फिर पूर्व में बिहार पर दावा करने के लिए चलाया। बिहार के मुस्लिम गवर्नर्स ने श्रद्धांजलि और करों का भुगतान करने का सहमति व्यक्त की, लेकिन दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र संचालित सिकंदर लोधी ने मंदिरों का विनाश करने का अभियान चलाया। विशेषकर मथुरा के आसपास उन्होंने अपनी राजधानी अदालत को दिल्ली से आगरा तक ले जाया गया।
एक प्राचीन हिंदू शहर जिसे लुप्त और दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत के दौरान हमला किया गया था। इस प्रकार सिकंदर ने अपने शासन के दौरान आगरा में भारत इस्लामी वास्तुकला के साथ इमारतों की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत के अंत के बाद आगरा का विकास मुगल साम्राज्य के दौरान जारी रहा। सिकंदर लोदी की मृत्यु 1570 में एक प्राकृतिक मौत हुई थी, उसके कारण हुई, और उन्हें उनके दूसरे पुत्र इब्राहिम लोदी ने सत्ता ग्रहण की। इब्राहिम को अफ़गान और फ़ारसी प्रतिष्ठित या क्षेत्रीय प्रमुखों का समर्थन नहीं मिला। इब्राहिम लोदी ने अपने बड़े भाई जलाल खान पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी, जिन्हें उनके पिता ने जौनपुर के गवर्नर के रूप में स्थापित किया था और अमीरों और प्रमुखों का समर्थन किया था। इब्राहिम लोदी अपनी शक्ति को मजबूत करने में असमर्थ थे और जलाल खान की मृत्यु के बाद पंजाब के राज्यपाल दौलत खान लोदी मुगल बाबर तक पहुंच गए और उन्हें दिल्ली सल्तनत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया। 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई लड़ी, इब्राहिम लोदी को हराया और मार डाला। इब्राहिम लोदी की मृत्यु ने दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया और मुगल साम्राज्य ने इसे हत्या लिया। इस प्रकार से हमारा दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ 1526 में। इसके बाद बाबर ने इसको हत्या लिया और एक नई साम्राज्य मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी ऐसी नॉलेज भरी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो में अगर हमसे कोई गलती होगा हमें कमेंट में बताएं, हम उस पर सुधार करेंगे। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।